सेना कैसन बानी सर जी, मजा बानी जी, मजा बानी। ठीक है, तो कुल मिला के आप सभी बच्चे फुल ठीक हैं और फुल स्वाद ले रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप नहीं छोड़ रहे हैं ना, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी एंगल पर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे अच्छी बात यही है कि आप कोई दिक्कत नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, और यही बात बनाती है आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। चीकू, चीकू यार बहुत लंबे टाइम से आप ही चाहते थे मैं हैंड रिटन फॉर्मेट से पढ़ाऊं, और इसी वजह से मैं हैंड रिटन फॉर्मेट में ही पढ़ा रहा हूं, और आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई भी टॉपिक अब आपका मिस आउट नहीं होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो भाई, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? मैं भी आ गया गुरुजी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मुस्कान बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, ठीक है, तो जैसे आशीष है, सर एक डाउट है, आशीष फटाफट डाउट बताओ, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर नहीं रुका जाएगा। मस्त लग रहे हो, अच्छा, थैंक यू गोलू भाई, अगर मैं मस्त लग रहा हूं तो। आशीष फटाफट डाउट पूछो, संतोष एंड ऑल। ठीक है, किसी और बच्चे को डाउट है तो वो पूछ लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को जहां मैंने ड्रॉप आउट किया था। ठीक है विशाल, प्रणाम भाई। रेडी, मतलब कोई टेंशन नहीं है, रेडी कर सकते हैं टॉपिक को। जय महाराष्ट्र सर, जय महाराष्ट्र। आमची महाराष्ट्र मानुष, मराठी मानुष छे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मतलब ठीक है, कोई डाउट आएगा भाई आशीष तो क्लास के लास्ट में आप पूछ लेना, ठीक है। कंप्यूटर की क्लास सुब्रता यार मैं नहीं लेता हूँ, कंप्यूटर की क्लास हमारे दूसरे एक शिक्षक हैं वो लेंगे। मैं आज के लिए ही बोलता हूँ कि ये चीजें हों। एक चंद्रा का डाउट है कि एसएससी के लिए इसे पढ़ सकते हैं, यार बिल्कुल पढ़ सकते हो, एसएससी के लिए भी कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग भाई जी। अब थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है, पूरा ध्यान देना, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, नोट्स मैं आपको आज प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आज ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, क्लास लेने के बाद ऑफिस ही निकलूंगा, और ये सारी चीजें आपके यहाँ पूरी करा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर आपकी सारी लेक्स वगैरह पूरी करा दी थी कि कौन कौन सी फेमस लेक्स आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ये वाला पॉइंटर आपका पूरा हो चुका था, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लेक्स, ठीक है। अब हम लेक्स के बाद हम बात करने वाले थे बाकी चीजों के डिस्कशन में, जैसे अफ्रीका के आसपास के महासागरीय देश कौन से हैं, ये सब चीजें हम बात करने वाले थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक बात हो चुकी है कि लेक्स कौन कौन सी ऐसी हैं जिनका संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। अब अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन अफ्रीका में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में पुष्पेंद्र बहुत बार सवाल बनते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका बता दिया जाए, तो मैं एक काम करता हूं, आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मुलाकात कराता हूं। आप भी सोचेंगे कि सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका मतलब कुछ जोरदार चीज होगी, तो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो पॉइंट आप देखते हैं यहां पे आपको लग रहा होगा दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सबसे ऊपर इरिटेरिया आपके अस्मारा कैपिटल है, जिबूती इसकी जिबूती सिटी कैपिटल है, देन आपका सोमालिया, एंड देन आपका इथोपिया। तो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में गैंडे के सींग जैसा दिखने वाला जो क्षेत्र है, ये जो यमन है ये एशिया का हिस्सा है, यमन एशिया का हिस्सा है। तो यहां आपको पता लगता है कि सर ये जो पूरा पॉइंटर आपका डिस्कस हो रहा है ये अफ्रीका के सींग की भांति डिस्कस होता है। तो हम इसको इसके सींग की भांति देख सकते हैं कि ओके सर, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये अफ्रीका के सींग की भांति है। तो सींग की भांति है, इसका मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो बिना किसी परेशानी के आपको यह समझ में आया होगा, तो अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। ठीक है पुष्पो, है ठीक है। अब इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि आखिरकार ये जरूरी क्यों है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने लिया ताकि आप लोकेशन याद रख पाए। अब इसमें शामिल देश मैंने आपको बताया, इथोपिया इसका सबसे बड़ा देश है जो इसमें शामिल है, देन आपका सोमालिया, इरिटेरिया और जिबूती। सूडान इसमें शामिल नहीं है, कई बार पूछ लेते हैं क्या सूडान इसमें शामिल है, ये सूडान का हिस्सा है। भाई यार सूडान इसमें शामिल ही नहीं है, राइट, सूडान इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दिस। अब यहां लेकिन पॉइंट आता है, इसके एक तरफ अदन की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ अडन है,
और इसके एक तरफ आपका, दूसरी तरफ हिंद महासागर है। ये भाई छोटा सा गल्फ ऑफ एडन है, यहां आपका रेड सी है, यह आपका इंडियन ओशियन है। अब जितना भी ट्रेड होता है वो भाई यहीं से होकर निकलता है, रेड सी से, गल्फ ऑफ एडन से, तब वो निकलता है। तो जितने भी आपके इंपोर्टेंट ट्रेड पॉइंट्स हैं, जैसे एक तो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो पर्शियन जो खाड़ी है उससे रिलेट करता है। लेकिन भाई इजिप्ट से भी ये रिलेट करता है, क्योंकि भाई रेड सी से होकर ही ट्रेड आपके निकलते हैं इजिप्ट वगैरह के। तो ये और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक पॉइंट के तौर पर उभर कर आता है। अब यहां पर मेरी बात को समझना। अब जैसे मैंने यहां पर आपको डिस्कशन किया कि सर दिस इज केप ऑफ या होर्न ऑफ अफ्रीका, हमने इसको बोला, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इसी के साथ साथ हम थोड़ी जल संधियां भी हैं जिनको थोड़ा सा हमें यहां पर देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो जल संधियां हैं वो कौन कौन सी आपको देखने को मिलेंगी, जो वाटर स्ट्रेट हैं वो फेमस फेमस हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक आपको देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऊपर से ये मैप जो है इसको मैंने करा, डबल टैप किया और इसको मैंने आप लोगों के लिए बना लिया। और यहां पे अब हम बात करते हैं वाटर स्ट्रेट्स के बारे में। यहीं पर मैं सारी संधियां बताता चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अब मैं इस मैप को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूं और आपको बताना शुरू करता हूं कि देख भाई, जहां आप इस अफ्रीका को देखते हो, यहां टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक का कौन सा पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे, मेजर वाटर स्ट्रेट्स। आप सीधा यही टॉपिक डालना, वाटर स्ट्रेट्स। वाटर स्ट्रेट्स का मतलब होता है जल संधियां, जल डमरू मध्य, जल संधियां मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं। तो सर यहां जल संधियां पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये इसका सबसे ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। यहां पे ये जो हिस्सा टच हो रहा है, अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि भाई ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है आपका यूरोप का हिस्सा है, और मैं इसको समझाना चाहूं कि सर ये स्पेन है, और स्पेन कहां का हिस्सा है, सर स्पेन ही यूरोप का हिस्सा है। कॉन्टिनेंट का मतलब है यूरोप, और यूरोप का हिस्सा आपका स्पेन है। ऊपर की तरफ वो एनलार्ज होता चला जाएगा, ऊपर की तरफ वो एनलार्ज होता चला जाएगा। कोई दिक्कत है सर? जरा सी दिक्कत नहीं है, जरा सी जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पेज को 100% पे भी करूं तो ये आपका ऐसे होगा, रुको, हाँ अब ठीक है। अब मैंने बनाया आपके मेजर वाटर स्टेट, तो वहां आपको स्पेन दिख गया कि सर स्पेन तो यूरोप का ऊपर की तरफ है। थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं, आपको मैप पे नहीं दिख रहा होगा, ले भाई अब तो दिख रहा होगा। मैंने बता दिया भाई ये आपका किसकी तरफ है, स्पेन की तरफ है। तो इसके बीच का 14 किलोमीटर का एक संकरा सा रास्ता है, मतलब इसके बीच में इतना 14 किलोमीटर का गैप है। ये कितना गैप है? दिस इज गैप 14 किलोमीटर गैप है बेटा, ये 14 किलोमीटर का गैप है। और यही 14 किलोमीटर का गैप क्या कहलाता है सर? दिस इज कॉल्ड एज जिब्राल्टर जल संधि। यही जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है, यही क्या है भाई? जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है। ये मैंने बता दिया 14 किलोमीटर है। और ये कौन सा देश है? दिस इज मोरक्को। अब तो याद हो गया होगा आपको, इसी का नाम क्या होगा, पहली संधि का नाम क्या होगा? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर इसको कहेंगे, जिब्राल्टर कहेंगे, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर कहेंगे। अच्छा, जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है सर? यहां पे जो सागर है, इस क्षेत्र में जो सागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियन आपका यहां पर है, लेकिन अटलांटिक ओशियन को जोड़ता किससे? भूमध्य सागर से। तो बच्चे यहां भूमध्य सागर है, इसी वजह से, क्योंकि यहां मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है, टेरेनियन सी है, तो उसी से हमें अंदाजा होता है कि जिब्राल्टर वाटर स्टेट को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी इसको बोलते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी बोलते हैं इसे, सागर की कुंजी इसको बोलेंगे, भूमध्य सागर की कुंजी अपन लोग इसको बोलेंगे। मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें आपको टेंशन होगा, ठीक है, आप इसको याद रख पाएंगे कि ठीक है सर दिस इज भूमध्य सागर की कुंजी होगी, राइट। तो पहला हमारे सामने हुआ। दूसरी है आपकी बाबले मंदाब। बाबले मंदाब किसको जोड़ती है? अच्छा, मैं लास्ट वाले पेज पे इसको बड़े प्यार से समझ पाऊंगा। ये आप देख रहे हो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी देख रहे हो, इधर यमन है और इधर आपकी जिबूती है। तो ये जो है बच्चा, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज बाबले मंदाब। तो बाबले मंदाब यहां पर है। दूसरे नंबर की जल संधि होती है आपकी बाबले मंदाब, बाबले, बाबले मंदाब, बाबले, बाबले मंदाब, बाबले मंदाब। तो ये बाबले मंदाब है, बाबले मंदाब।
अगर इस वाली जल संधि की बात करूं तो यह है आपके यहाँ केप ऑफ, यहाँ आपके क्या है सर, यहाँ आपका रेड सी है, रेड सी है, और रेड सी यहां पर क्या है आपका गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, यहां आपका गल्फ ऑफ एडन हो जाएगा। और यहां क्या है, मैंने आपको बता दिया है सर, ये जो क्षेत्र है यमन है एशिया का, यही तो यमन है, यमन आपका एशिया का यमन हो जाएगा यहाँ, तो ये बाबले मंदाब हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, बाबले मंदाब है, चौड़ाई कितनी, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास की होगी, इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 30 किलोमीटर का होगा। तो आप बाबले मंदाब को समझ गए, ठीक है, बाबले मंदाब को समझ गए। पॉइंट को अगर मैं बोलूं, दिस इज 1, दिस इज 2, क्योंकि अभी जल संधियां कई है ना इसमें, इसलिए थोड़ा सा मुझे और बताना पड़ेगा बाबले मंदाब से। अब आता है सुएज कनाल। सुएज कनाल आपका कहां पर है, सुएज कनाल और बहुत जरूरी है। सुएज कनाल है कहां पे सर, एक सिनाई जो भूमध्य सागर है इसको दक्षिण सागर से जोड़ेगा, यहां है बच्चा सुएज कनाल, यहां है सुएज कनाल, ये है तीसरे नंबर का पॉइंट, इसको हम बोलते हैं सुएज कनाल। क्या बोलते हैं सर इसको, इसको अपन सुएज कनाल बोलते हैं। और यहां भी एशिया का जो नेशन है, यहां भी आपको एशिया नेशन ही आपको दिखाई पड़ेगा, यहां भी एशिया ही आपको दिखाई देगा। तो तीसरा पॉइंट सुएज कनाल है, और वो यहां पे मैं लिख देता हूं सुएज कनाल, सुएज कनाल या सुएज नहर, हिंदी में तो नहर ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे सुएज कैनाल, स्वैग हो गया, सुएज कैनाल, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल लेंगे, SUEZ बोलते हैं, SUEZ, याद आ गया मुझे, SUEZ, सुएज कैनाल इसको बोलते हैं। अब इसमें समझना, ये इजिप्ट के अंदर एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है शिनाई पेनिनसुला, इसको काटकर बनाई गई है, इजिप्ट का ही एक प्रायद्वीप था, यहां ये प्रायद्वीप पर काट के बनाई गई है, इस बात को समझना। और ये भूमध्य सागर को रेड सागर से जोड़ती है, मैंने आपको क्या बताया, भूमध्य सागर को रेड सागर से, जो भूमध्य सागर है इसको रेड सी से जोड़ती है। ये बात तो आपको समझ में आई है, मेडिटेरेनियन रेड सी, तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई इधर। ये कब बनी थी सर, 1859 में बनी थी, फर्नैंड डी लैपेस के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। अभी ऐसा करता हूं कि मैं ना इसके बारे में आपको एक डिटेल, आपको एक फिगर दे देता हूं सुएज कनाल के बारे में। सुएज कनाल के बारे में डिटेल फिगर क्यों, क्योंकि यार सुएज कनाल के सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। तो ये आप सुएज कनाल के बारे में डायरेक्टली याद रख पाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लोकेशन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया आदित्य, लोकेशन तो बताई, उसको आप थोड़ा समझेंगे। सर ये मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को तोड़कर बनाई गई है, ये बच्चे आपका रेड सी है, ये आपका रेड सी है, और ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये भूमध्य है, आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। और यहां पर जो पोर्ट सईद है वो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। मैंने बताया इसकी लंबाई 193 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 205 और गहराई इसकी 24 मीटर है। इतिहास क्या है, इसका निर्माण 1859 में हुआ था और शुरू हुआ था, 69 तक बनकर तैयार हुई। इंजीनियर का नाम क्या था, फर्नैंड दी लैपेंस। और 1956 में जो मिस्र के राष्ट्रपति कमाल अब्दुल नसीर थे, उन्होंने इसको नेशनलाइज करा कि ये इजिप्ट का हिस्सा है। इस नहर के बनने से केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाला 7000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रास्ता बच गया और यूरोप एशिया के बीच व्यापार आसान हो गया। यूरोप और एशिया के बीच आसान हो गया ट्रेड करना, वरना पहले बहुत घूम के आना पड़ता था। पहले केप ऑफ गुड होप कहाँ है, अब आप सोचेंगे केप ऑफ गुड होप क्या है, बेटा केप ऑफ गुड होप है आपकी यहां पर। पहले अगर यूरोप को इंडिया में आना पड़ता था तो जैसे यूरोप को आना है तो वो ऐसे करके ऐसे घूम के ऐसे जब जाता था, लेकिन अब कैसे आएगा, अब वो इसी में से होते हुए ऐसे निकल जाता है। क्या आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आई? आई होप कि भाई जी आप इस चीज को समझ पाए होंगे, बड़े प्यारे तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से इसको पढ़ाया है, ना केवल यूट्यूब पे बल्कि किसी भी पेड बैच में इतना ज्यादा एलेबरेट करके ना किसी ने आज तक ज्योग्राफी को पढ़ाया, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योग्राफी को इस लहजे से पढ़ा भी सकता है ना। तो बहुत अलग तरीका है ये, बहुत प्यारा तरीका है। आप एक अच्छे टीचर बनेंगे मुझसे पढ़ने के बाद, एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, आप सिलेक्शन लेके आएंगे, आप रैंकर्स के अंदर शामिल होंगे, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं घास के मैदानों के बारे में, क्योंकि इधर घास के मैदान भी बहुत ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करें घास के मैदान के बारे में। घास के मैदान कौन कौन से यहाँ पे, मैं दोबारा से एक मैप उठा लेता हूं यहाँ पर, ताकि मैं घास के मैदानों को प्यार से समझा पाऊं आपको, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे घास के मैदानों के बारे में कि कौन कौन से घास के मैदान आपको इधर देखने को मिलेंगे। वो समझाना बहुत आसान पड़ेगा, बहुत प्यारे तरीके से समझाया जा सकता है। तो यार सबसे पहले दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, राइट। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है सर, अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई घास के मैदान कहां कहां पे हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका का जो आपका डंकिंसबर्ग पर्वत है, डंकिंसबर्ग पर्वत है, डेकन्सबर्ग पर्वत है, ये वाला हिस्सा साउथ अफ्रीका का डेकन्सबर्ग पर्वत है ये। इसको मैं बता रहा हूं, इसको पॉइंट नंबर 1 नाम दिया है मैंने, तो मैं यहां बता रहा हूं पॉइंट नंबर 1 घास के मैदान। टॉपिक है घास के मैदान, घास के मैदान टॉपिक है भाई। घास के मैदान का टॉपिक का मतलब क्या हुआ, दिस इज, ठीक है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में पहला पॉइंट मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो डेक्कन्स पर्वत ऑफ, यहां इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स। पहले पॉइंट है यहां डाउन्स होता है आपका, इसको अपन बोलते हैं डाउन्स, यही है डाउन्स। अब इसकी लोकेशन कहां पे, वो लोकेशन में आपको टेंशन लगेगा, राइट। लोकेशन में आपको टेंशन लगेगा। पहले तो आप ये समझ लें मकर रेखा के नीचे स्थित है। आपको पता है कि मकर रेखा यहां से निकलती है, ये मकर रेखा के नीचे है। दिस इज डाउन्स, क्या, बिलो कैप्रिकॉन लाइन, बिलो कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन मकर रेखा के नीचे है, मकर रेखा के नीचे है। कहां है भाई रे, मकर रेखा के नीचे है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आता है कि सर यह डेक्कन्स पर्वत के पूर्वी तट पर है, डेक्कन्स बर्ग के पूर्वी पर्वत पर, डेक्कन्स बर्ग पर्वत के, डेक्कन्स बर्ग पर्वत के पूर्वी हिस्से में है, पूर्वी हिस्से में है, हिस्से में होगा, क्योंकि यहाँ डेक्कन्सबर्ग पर्वत है, इसके पूर्वी हिस्से में डाउन्स घास के मैदान आपके मिलेंगे। यहाँ इंपोर्टेंट क्या है, यहाँ पर ऊन की खेती अच्छा, मतलब ऊन का पालन, मतलब भेड़ का पालन अच्छा होता है, तो यहाँ बेस्ट क्वालिटी ऊन मिलती है। और यहाँ मैरिनो प्रजाति पाई जाती है, भेड़ों की मैरिनो प्रजाति ऊन के लिए फेमस है, ऊन वाली भेड़ के लिए फेमस, ऊन वाली भेड़ के लिए फेमस है, ऊन वाली भेड़ के लिए फेमस है, लिए फेमस है। और यहां पर एक प्रजाति पाई जाती है, मैरिनो प्रजाति। तो मैंने आपको क्या समझाया भाई, इधर मैरिनो प्रजाति पाई जाती है। और ये फेमस क्यों है मैरिनो प्रजाति, क्योंकि भेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति है। तो यहाँ भेड़ के लिए फेमस है, इस प्रजाति का नाम क्या, मैरिनो। और यहाँ का जो ऊन है, मैरिनो प्रजाति की जो भेड़ है, मैरिनो शीप होती है, मैरिनो क्या होती है, शीप, बाबा बाबा ब्लैक शीप। ठीक है, तो जो शीप होती हैं वो यहाँ मैरिनो प्रजाति की पाई जाती है, जो बहुत फेमस होती है मैरिनो प्रजाति की शीप। ठीक है, क्योंकि यहाँ उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ये पहले प्रकार के खत्म हुए। दूसरे अपन बात करेंगे सवाना। ठीक है, दूसरे अपन बात करेंगे सवाना। देखो यार, इधर जो हिस्सा है ये वाला, ये, ठीक है, ये तो सहारा हो गया, ये तो सहारा मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल है, समझाया था मैंने आपको, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, लगभग 93 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है, ये आपका सवाना का है, ये सवाना है, सवाना, ये सवाना आपके घास के मैदान है, सवाना घास के मैदान है। तो दूसरे नंबर का पॉइंट मैं लिखता हूं सवाना घास के मैदान के बारे में। दूसरे नंबर का पॉइंट मैंने लिखा सवाना घास के मैदान, सवाना। तो भाई ये सवाना आपके ग्रासलैंड आपकी हो जाएगी, सवाना ग्रासलैंड। अब सवाना ग्रासलैंड में क्या मसला है, देख भाई, सवाना जो है सूडान, तंजानिया और सेंट्रल अफ्रीका में है। दिस इज साउथ टू, ये कहां पे है, बिलो, बिलो लिख दो या दक्षिण लिख दो, दक्षिण में, किसके दक्षिण में, दक्षिण में किसके सर, यहां क्या है, सहारा मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल के। तो
जो सहारा मरुस्थल है, इसके साउथ पोर्शन में आपको दिखाई पड़ते हैं आपके सवाना घास के मैदान। यहाँ औषधि जड़ी बूटी ये अच्छी खासी पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेशनल पार्क है आपका, मईस मारा है, सेरेंगेटी है, क्रूगर है, ठीक है। आप याद रखना, मसाई मारा, मसाई मारा नेशनल पार्क हो जाएगा, मसाई मारा। यही आपका मसाई मारा नेशनल पार्क है, मसाई मारा नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में है, ठीक है। सेरेंगेटी नेशनल पार्क इसी क्षेत्र में है। ये कहां पे बेटा? मसाई मारा केन्या में है, मसाई मारा केन्या में है। और दूसरा जो आप बता रहे थे सेरेंगेटी, सेरेंगेटी कहां पे? केन्या में है, लिख लेना, ठीक है। सेरेंगेटी आपका तंजानिया में है, सेरेंगेटी, सेरेंगेटी नेशनल पार्क ये तंजानिया में हो जाएगा। तो इसका अलग हिस्सा है, ये तंजानिया का अलग हिस्सा है भाई जी, याद रखना। तो ये पॉइंट हमें समझ में आता है तंजानिया के बारे में, ठीक है। तो हमें यहीं पे समझ में आ गया कि कौन सा आपका कहां पर है, आप इसको पूरी तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो चलिए, क्रूगर भी है ना, क्रूगर भी यहीं पे है, ठीक है, तंजानिया के अंदर ही। और क्रूगर क्यों फेमस है? क्योंकि ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। चलिए, ये क्लियर हुआ हमारा। बट अभी अपन बात करते हैं किसके बारे में, कि भाई ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। थोड़ा सा अब हम बात कर सकते हैं कि सर कौन कौन सा क्षेत्र है, किस तरीके से आप क्षेत्र को याद रख सकते हैं। या आप समझिएगा कि अफ्रीका के अंदर हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं, कौन सा मिनरल आपका कहाँ के लिए फेमस है, ठीक है, कौन सा मिनरल आपका कहाँ के लिए फेमस है। डिस्कशन, राइट, हम इसके डिस्कशन कर लेते हैं कहाँ पे कौन सा होगा। एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं सोने की बात कर लेता हूं, मिनरल्स इन अफ्रीका, हेडिंग मैंने डाली मिनरल्स इन अफ्रीका, मिनरल्स इन अफ्रीका। अब सब अफ्रीकन मिनरल्स की हम चर्चा कर देंगे। अफ्रीका में पाए जाने वाले खनिज, अफ्रीका में खनिज कौन कौन से हैं? देखो, अफ्रीका को बहुत अधिक कोयला पाने की वजह से भी, कि अफ्रीका में कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से अफ्रीका को हम कई बार डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, है ना। अफ्रीका को हम कई बार क्या बोलते हैं? डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और वो चीज जस्टिफाइड है, ऐसा नहीं है झूठ में बोलते हो, एग्जैक्टली बोलते हैं। तो अफ्रीका में जो सोना है वो साउथ अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, विट वाटर सैंड के अंदर, विट वाटर सैंड के अंदर, विट वाटर सैंड के अंदर सोना पाया जाता है, गोल्ड, एयू, सोना, सोना आपका पाया जाता है। तो पहला तो पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका देश है, साउथ अफ्रीका क्या देश है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक देश है, और साउथ अफ्रीका के अंदर विट वाटर सैंड आपका होगा, क्षेत्र है, विट वाटर्स रैंड, विट वाटर्स रैंड आपका हो जाएगा। विट वाटर्स रैंड करके एक क्षेत्र है आपका, विट वाटर्स रैंड आपका क्षेत्र है, विट वाटर्स रैंड, विट वाटर्स रैंड आपका क्षेत्र है, विट वाटर्स रैंड। तो इसके बारे में हम लोग को समझ में आया कि ठीक है भाई, विट वाटर्स रैंड जो क्षेत्र है वो आपका यहां पे बिलोंग करता है, तो बिलोंगिंग है, तो इसलिए हमें समझ में आ गया, राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम याद रखेंगे। दूसरा है जो जोहान्सबर्ग है, इसको गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, जो जोहान्सबर्ग है इसको गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, ठीक है, इसको गोल्ड कैपिटल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। तो उसके बारे में भी याद रखेंगे कि जो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? मैंने यहीं पर आपको समझाया, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग है, जो जोहान्सबर्ग है, तो जोहान्सबर्ग के बारे में आप याद रखना, ये सोने की राजधानी है। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है, जोहान्सबर्ग इज एट साउथ अफ्रीका,
और ये सोने की राजधानी है। जोहान्सबर्ग को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ गोल्ड अपन इसको बोलते हैं। इसको कैपिटल ऑफ गोल्ड हम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल ऑफ गोल्ड हम बोलते हैं। ठीक बात है जी सर, कैपिटल ऑफ गोल्ड आपने बोल दिया। अच्छा, घाना जो है गोल्ड कोस्ट कहा जाता है इसको। यहां सोने का दर्रा है, तरकवा वहां पाया जाता है। ठीक है, घाना में भी अच्छा खासा सोना पाया जाता है। घाना इज ऑल्सो घाना नोन एज गोल्ड कोस्ट। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? नोन एज, इसको भी हम गोल्ड कोस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि यहां भी अच्छा खासा सोना पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट हमारा बचता है तांबा। तांबे के लिए जाम्बिया और कोंगो फेमस है। तांबे के लिए जाम्बिया और कोंगो फेमस है। तांबा, कॉपर। तांबे के लिए कौन कौन फेमस है? जाम्बिया और कोंगो फेमस है। जाम्बिया, जाम्बिया एंड प्लस कोंगो। ठीक है, ये दोनों फेमस है क्योंकि इन दोनों क्षेत्र में कटंगा का पठार है, पठार है, कतंगा पठार है। इस वजह से यहां पे क्या भाई, यहीं पर आपको कतंगा का पठार हो जाएगा। कतंगा पठार, कतंगा पठार है यहाँ पर, कतंगा पठार। तो वही आपका फेमस है यहाँ पर, कतंगा पठार आपका फेमस हो जाएगा। कतंगा पठार, कतंगा प्लेट्यू आपका यहीं पर है। कतंगा प्लेट्यू आपका है, और जो बहुत ज्यादा फेमस भी है कतंगा प्लेट्यू। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। अभी क्या है कि बहुत ज्यादा खनिज नहीं बचते हैं। अपन क्या करते हैं कि स्लाइड बेसिस पर बाकी खनिजों को देख लेते हैं, हीरा, कोयला, पेट्रोलियम को वो स्लाइड पे देख लेते हैं। घाना देश है बे। एक कह रहा घाना क्या है, तुम्हें अभी तक यही समझ में नहीं आया घाना क्या है? यार तुमने तो एकदम दिमाग एकदम हिला दिया यार मेरा। यहां देखो, अभी क्या हम स्लाइड बेसिस पर ही बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान और सरल हो जाएगा आपके लिए जानना। अफ्रीका के अंदर आपके कुछ फेमस खनिज संपदा और है, कुछ अदर मिनरल्स की ही हम बात कर रहे हैं। मिनरल्स में भी कौन कौन सा? डायमंड, कोल एंड पेट्रोलियम। तो हीरा समझना, बोत्सवाना को हीरे का साम्राज्य कहा जाता है। बोत्सवाना क्या होता है? किंगडम ऑफ डायमंड। दिस इज नोन एज किंगडम ऑफ डायमंड। डायमंड इसको बोलते हैं, किंगडम ऑफ डायमंड इसको बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले शहर हीरे की राजधानी कहा जाता है। हीरे की पहली खोज 1867 में हॉपटाउन के पास हुई थी। हॉपटाउन इज इट अफ्रीका, हॉपटाउन अफ्रीका में ही है। तो पहले हीरे की अपन क्या इतनी इज्जत ही नहीं करते थे। हीरे की इज्जत की जाने लगी बिकॉज ऑफ इट्स रेयरसिटी। रेयरसिटी कि भाई ये फेमस है। ठीक है, इस वजह से फेमस होने लगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप समझिएगा। ठीक है, इसमें आप समझेंगे कि हाँ जी किस तरीके से याद रखना है ना, क्या याद रखना है वो समझते हैं। कोयला, ये दक्षिण अफ्रीका के विट बैंक कोयला खदान अफ्रीका की सबसे बड़ी खदान है। पेट्रोलियम गिन्नी की खाड़ी और नाइजर नदी में मिलता है। ये गिन्नी की खाड़ी है और यहाँ नाइजर रिवर है, दोनों यहीं मिलते हैं पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम तो पूरा इनका यहाँ मिलता है। कोयला इनका पूरा कहाँ मिलता है? कोयला इनका यहाँ मिलता है और कोयला इनका यहाँ मिलता है, दोनों जगह कोयला मिलता है। फॉस्फेट कहाँ मिलता है सर? फॉस्फेट इनका यहाँ मिलता है मोरक्को में, थोड़ा सा याद रख लें। ठीक है, जो जो मैंने आपके पॉइंटर्स लगाए हैं वो पॉइंटर्स आप अपने एंड से याद रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी मत करना कि जो यहाँ पे स्लाइड्स के डिजाइन बने हुए हैं उसको याद रखना, नहीं बिल्कुल गलती मत कर देना बेटा। जो पॉइंटर्स मैंने लगाए हैं वो पॉइंटर्स जरूरी हैं। अब जैसे पहले डायमंड है तो बोत्सवाना में है, तो ये डायमंड क्षेत्र है आपका, दिस इज डायमंड एरिया। ये जो डायमंड एरिया बताया हुआ है दिस इज नॉट डायमंड एरिया, राइट? दिस इज नॉट डायमंड एरिया, नॉट इन एनी केस। किसी भी मामले में इसको अपन डायमंड एरिया नहीं बोल सकते। डायमंड एरिया जो था मैंने आपको बता डाला कि सर यही है डायमंड एरिया जो आपने बताया है। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो मैंने आपको सारे के सारे खनिजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर या अफ्रीका के अंदर कौन सा धातु नहीं पाया जाता, तो आप जानते हैं जैसे शीशा नहीं पाया जाता, क्योंकि मैंने बताया नहीं। लीड बताया मैंने आपको? नहीं। चांदी बताया मैंने आपको? नहीं।
तो ये वो पॉइंटर्स होंगे जो आपको नहीं पाए जाते या ना के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो पॉइंटर्स होंगे जो नहीं पाए जाते या ना के बराबर पाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है। ठीक है, बहुत ध्यान पूर्वक आप याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि आप इस चीज को ध्यान ना रखें, इस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। ठीक है सर, समझ में आया और हमारे मगज में भी ये बात पूरी तरीके से आई, तभी हम इस चीज को जान पाए कि ओके सर ये इंपॉर्टेंट था, मैं बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट था। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। बताइए सर, इसके आगे हम कृषि की भी बात कर लेते हैं। कृषि की भी थोड़ी थोड़ी हम डिस्कशन यहां पे कर लेते हैं कि कृषि क्यों जरूरी है। कृषि क्यों जरूरी होगा वो थोड़ा सा आप समझेंगे। ये बहुत स्टैटिक पोर्शन है ये, इसलिए स्लाइड यूज कर रहा हूं, अन्यथा की स्थिति में जहां समझाने वाली बात आती है हम स्लाइड यूज नहीं करता। कोको, कोको कॉटेडी आइवर, आइवरी कोस्ट आपको जो दिखाई देगा, चॉकलेट बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल कोको के उत्पादन में दुनिया में टॉप पर है। कोकोआ कौन बनाता है? आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट क्षेत्र जो है आपका, आइवरी कोस्ट क्षेत्र फेमस है। कोटेडी लॉव्योर ये रहा। कपास माली में होता है बहुत ज्यादा, दिस इज माली। कॉफी, इथोपिया की कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है। इथोपिया की कॉफी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ कलाडी नाम का स्थान है, चरवाहे ने कॉफी के पौधे की खोज करी थी। चाय के लिए केन्या फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ये मैक्सिमम चाय का प्रोडक्शन करता है केन्या। सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन कौन करता है? केन्या करता है। इंडिया दूसरे पे है, क्योंकि इंडिया कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट नहीं कर पाता इंडिया इतना। रीजन ऑफ द कंज्यूमर्स, इंडिया में लोग चाय बहुत पीते हैं, इस वजह से इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, बाकी बची हुई कृषि है, जैसे आपकी लौंग हो गई। क्लोव्स के बारे में डिस्कशन हो गया कि भाई क्लोव्स किधर की फेमस है भाई, क्योंकि क्लोव तो एक मसाला है, और मसाला है तो इंडिया होना चाहिए। लेकिन क्लोव के बारे में आप ऐसे याद रखेंगे कि सर ये अफ्रीका के अंदर आपकी क्लोव्स का डिस्कशन चल रहा है, या एक तरीके से कहूं तो कृषि का डिस्कशन चल रहा है। अब लौंग है, ये जंजाबीर में मिलती है, पेम्बा में मिलती है, द्वीप है एग्जैक्टली ना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लौंग का उत्पादन तंजानिया के पास हिंद महासागर में द्वीप है कुछ, वहां होता है। तो अगर आप कभी कोई लौंग का पैकेट खरीदें, क्लोव का पैकेट खरीदें, और उस पर लिखा हुआ आए मेड इन तंजानिया, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तंजानिया में सबसे ज्यादा बनती है। अब तंजानिया के द्वीप हैं आपके पेम्बा और जंजीबार, पेम्बा और जंजीबार यहीं पर बनती है। तंबाकू मलावी का है, मलावी देश का तंबाकू बहुत फेमस है। तंजानिया के जस्ट नीचे मलावी है। किसानों का उपनाम, मिस्र के किसानों को फैलाह कहा जाता है। इथोपिया के सोमालिया के चरवाहों को गल्लाह कहा जाता है, मैला गल्ला। इथोपिया के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गल्ला। तो मैला गल्ला आपको यहां देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे सर? मैला और गल्ला देखने को मिल जाएंगे। कोई समस्या है सर? इतनी सी भी समस्या नहीं है। लेकिन अब इसके बाद क्या आता है सर? अफ्रीका में ट्राइब कौन कौन सी होती हैं? आपने सुना होगा हॉटम हॉट, हुलुलुलुलुलु, मांस खाती हुई ट्राइब आपको यहां दिखती हैं। मैंने क्या बोला? हॉटम हॉट, हॉट एंड हॉट, हुलुलुलु करती हुई मांस खाती प्रजाति यहां दिखती है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल मैंने एक इमेज क्रिएट करी है कि कौन कौन सी ट्राइब इधर रिलेट करेंगे, कौन कौन सी ट्राइब इधर रिलेट करेंगे। जो मैंने बोला था शायद आपके दिमाग में वो इमेज अब क्लियर हो रही होगी। मैंने बड़े प्यार से आपको बोला था कि भाई यहां पर मसाई जनजाति पाई जाती है। द पॉइंट इज मसाई ट्राइब इधर पाई जाएगी, मसाई जनजाति पाई जाती है। तो हमें मसाई ट्राइब के बारे में पता लगा। मुख्य रूप से केन्या और तंजानिया में निवास करती हैं, पशुपालन करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, और गरीब और गोबर मिट्टी के घर में रहते हैं। त्योहारों पर पशुओं की बलि देना इनकी प्रथा है। मसाई जनजाति फेमस है, अफ्रीका में पाई जाती है, गाय की पूजा करते हैं और ये बलि देते हैं, पशु बलि देते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। जूलू, ये नटाल में रहते हैं, नटाल साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, जहां गांधी जी ने मुख्यालय बनाया था एक टाइम पर 1894 में। गांधी जी ने एक मुख्यालय बनाया था, नटाल कांग्रेस का मुख्यालय, इसको बोला जाता था नेटाल कांग्रेस, गांधी जी ने जो बनाया था यहाँ पर, राइट। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 1.2 करोड़ है। इनके राजा का शाका जूलू कहते हैं, जो इनका राजा है उसको क्या बोलते हैं? शाका जूलू। इनके राजा को शाका जूलू कहा जाता है, ठीक है। हॉट एंड टॉट,
मैंने बोला हॉटम हॉट, तो हॉट एंड टॉट। नामीबिया और साउथ अफ्रीका के पश्चिमी घाट में निवास करते हैं और ये बुशमैन की ही एक शाखा है। मैंने बताया था बुशमैन जनजाति सबसे ज्यादा आपका कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन। वही कालाहारी मरुस्थल के अंदर ये नामीबिया में रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं। और नाम क्या है इनका सर? दिस इज नोन एज हॉट एंड टॉट। अभी और ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स और हैं आपकी। सबसे इंपोर्टेंट है पिग्मी। पिग्मी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अफ्रीकन ट्राइब पढ़ी और पिग्मी ट्राइब अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। अफ्रीका की दो ही ट्राइब्स को मैं मानता हूं कि जिनका दबदबा होगा, एक तो है पिग्मी और दूसरी है आपकी बुशमैन। पिग्मी भूमध्य रेखा पर मुख्य रूप से कोंगो कि मध्य अफ्रीका बेसिन के वनों में निवास करती है। बहुत छोटे बौने कद के होते, प्रतिदिन होने वाली भारी वर्षा से बचने के लिए अपना घर पेड़ों पे बनाते हैं, शिकार के लिए तीर कमान यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जनजाति हैं जो कच्चा मांस खाती हैं और AK-47 लेकर चलती हैं। AK-47 लेकर चलती हैं किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ AK-47 का एक ना बहुत गंदा सा एक ट्रेंड चला हुआ है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप हटा देना। ठीक है, AK-47 वाले पॉइंट को आप हटा देना, क्योंकि ये बोलने के लिए तो सही है बेटा, लेकिन मैं रिटर्न में नहीं दे सकता इसको आपको, फिर मेरी बात झूठी साबित होगी ना कि इसका सोर्स क्या है। अब इसका सोर्स तो मेरे पास नहीं है भी तो मैं दे नहीं सकता। तो आप इसको ऐसे ही याद रखना जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये कॉन्गो में रहती है, नाम है इनका पिग्मी। जो बच्चे हैंडरिटन फॉर्मेट के मतलब जो इंग्लिश की डिमांड करते हैं, भाई याद रखना, मतलब दे बेसिकली लिव्स एट इक्वेटर, इतना तो आपको भी समझ में आ रहा है। और कॉन्गो के अंदर रहते हैं, निवास इनका कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में है, तो इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो आपको भी भाई समझ में आ रहा है, इतना तो आ रहा है। ठीक है, चलो याद रखेंगे। राइट, परफेक्ट। अब क्योंकि मैं यहां ट्राइब भी क्लियर कर चुका हूं, खनिज भी कर चुका हूं, कृषि भी कर चुका हूं, अब थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं कि अफ्रीका के कुछ आपके उपनाम हैं। ठीक है, और वो कहा जाता है, जैसे अगर मैं यूरोप में कहूं कि भाई झीलों का देश कौन सा? फिनलैंड है। ऐसे अफ्रीका के कुछ देशों के अंदर कुछ अलग अलग नाम हैं, मैं उनकी बात करता हूं। अब बहुत ज्यादा इसमें पोर्शन बचा नहीं है, 2-4 पॉइंट बचे हैं जो आप समझने होंगे, आपको यहां आपको थोड़े से समझने होंगे भाई। ठीक है, तो वही पॉइंट मैं आपको इधर समझा देता हूं, जो 2-4 पॉइंट आपके बचते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका के कुछ प्रमुख उपनाम और खोजें हैं। ठीक है, अफ्रीका के कुछ आपके प्रमुख उपनाम हैं और इनके कुछ खोज हो जाएंगे। निकनेम्स एंड डिस्कवरीज हैं अफ्रीका की। वी हैव सम डिस्कवरीज एंड निकनेम्स फॉर अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ उपनाम हैं, कुछ इसकी डिस्कवरीज हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं क्या सही है क्या नहीं। जैसे पहला आपका हो जाएगा केप ऑफ गुड होप, इसको कहेंगे। पहला एक पॉइंट है केप ऑफ गुड होप, यहां पे है आपका। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज करी थी, बाद में वास्को डिगामा ने इसको पार किया था। बार्थोलोम्यू डियाज पुर्तगाल का रहने वाला था और किंग जॉन के कहने पर भारत की खोज में निकला था। ठीक है, याद रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, याद रखना। दूसरा, दो महासागरों का शहर केप टाउन को कहा जाता है। इसके एक तरफ अटलांटिक, दूसरी तरफ आपका हिंद महासागर, यही केप टाउन है। एक तरफ यहां हिंद महासागर है, इधर आपका अटलांटिक है। अफ्रीका का पेरिस आइवरी कोस्ट को बोलते हैं, अफ्रीका का पेरिस आइवरी कोस्ट को। अफ्रीका का स्विट्जरलैंड या मोती बोलते हैं युगांडा को। इसकी पहाड़ियों के कारण इसको क्या बोलते हैं? अफ्रीका का स्विट्जरलैंड या मोती। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। इसको भी समझिएगा कौन कौन सी राजधानी आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका, 3 कैपिटल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दुनिया का एकमात्र देश है।
एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी प्रिटोरिया है, न्यायिक इसकी ब्लॉमफोंटेन है, और इसकी जो लेजिस्लेटिव है वो केप टाउन है। तो बड़ा देश होने के कारण इसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी कैपिटल भी बड़ी सी है। केप टाउन क्या है? क्षेत्र है केप टाउन, ठीक है, जो बिल्कुल इसके दक्षिणतम कोने पर दिखाई पड़ता है। और यहां अफ्रीका की मैंने 3 कैपिटल्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, सारे कंट्रीज के बारे में भी मैंने डिस्कशन करा, हर एक चीज के बारे में डिस्कशन करा, और यहां खत्म होता है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब अगला कॉन्टिनेंट आपको कौन सा पढ़ाया जाए वो जरूर बताना, और हैंड रिटन पढ़ाऊं या स्लाइड फॉर्मेट में पढ़ाऊं वो भी बताना। अगली वीडियो में आपका एशिया कंप्लीट होगा, ठीक है, अगली वीडियो में आपका एशिया कंप्लीट होगा, उसके बाद आपके अंटार्कटिक एंड आर्कटिक कंप्लीट हो जाएंगे, और ये पूरा ओवरऑल आपका कंप्लीट होगा, और उसी के साथ आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो शॉर्ट फॉर्मेट में कंप्लीट होगा, ठीक है, कुछ एडिशनल वीडियोस डालकर। आप मुझे बताओ समझ में आया? ठीक है, चलो भाई, अभी अपन कल मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। ये टॉपिक भाई ये आज तो खत्म हो गया अफ्रीका, अभी कल अपन शुरू करेंगे ना, नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे एशिया को, एशिया कंप्लीट करते हैं, देन आर्कटिक अंटार्कटिक एक दिन में हो जाए, क्योंकि उसमें ना तो कंट्रीज हैं ना समझाने का कोई फॉर्मेट है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि एशिया के साथ ही तीनों को खत्म करा दूं, है ना, ये भी हो सकता है कि एशिया को यार लेकिन एक बार में खत्म कराना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो 2 दिन में अपन एशिया को कर देंगे, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखना बाबू, ठीक है, चलो।